हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ओवर सेट्स, वेन डायग्राम एंड रिलेशंस। ये कुछ टॉपिक रह गए थे। वैसे तो हमारा चैप्टर 1 लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए थे लगभग हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का, तो उनको आज कर लेते हैं। टाइम नहीं बच पाया था तो आज हम लोग क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स आपको करा दिया था। आज करेंगे ऑपरेशंस ओवर सेट्स। तो ऑपरेशन ओवर सेट्स आपने 11th-12th में भी काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, बस एक क्वेश्चन से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे ए में दिया हुआ है, सपोज करो 1 2 3 4 5। बी में दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो इसमें जो ऑपरेशंस है उनके अलग अलग नाम हैं। जैसा कि पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, इस तरीके से लिखते हैं ए यूनियन बी। आपको पता है कि ए के एलिमेंट्स हो या बी के एलिमेंट्स हो या कॉमन है, सबको लिखा जाएगा, लेकिन रिपीट कोई भी नहीं करेगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो तो 1 2 3 4 5 मैंने ए के तो सारे लिख दिए। अब 2 4 तो आ ही चुका है, 6 नया एलिमेंट है, 8 10 हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है इधर ए और बी सब आएंगे। ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो, सबको एंट्री मिलेगी इसमें। दूसरा है यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट तो देखो तो जरा, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 4 है मेरे ख्याल से, 2 और 4। तो जो कॉमन है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो 2 4 दैट इज एलिमेंट्स बोथ इन ए एंड बी। जो कॉमन होगा उसी को इसमें डालते हैं। जो कॉमन होगा उसी को इसमें डालते हैं। दिस जॉइंट सेट जब लास्ट क्लास में कराया था तो वहां बताया नहीं था कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 5। इंटरसेक्शन भी आपको आता ही है। फिर है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ध्यान से देखो, अगर a माइनस बी बोले तो इसका मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x शुड नॉट बिलोंग टू b। b का नहीं होना चाहिए। देखो तो कोई ऐसा एलिमेंट जो b में भी हो उसको निकाल फेंको a से। कॉमन एलिमेंट रहेगा ही नहीं, वो लीकेज होगा, इंफॉर्मेशन का लीकेज होगा। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो अपने से। तो 2 और 4 को निकाल दो, क्यों? क्योंकि ये b में भी है। जो बी में है उसको नहीं लेना है, बाकी ए का सब आएगा। तो बी में तो है और भी 6 8 10, लेकिन 6 8 10 से हमें क्या मतलब, वो तो ए में नहीं है। तो ए का एलिमेंट लेना है जो कि बी में नहीं दिख रहा हो। तो ए के सिर्फ 2 और 4 जो हैं वो बी में दिख रहे हैं, तो 2 और 4 को छोड़ करके लिख देंगे 1 3 5। अब जरा देखना, b माइनस ए का मतलब क्या हो गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो उसका मतलब है 2 और 4 नहीं लेना। बी में 2 4 6 8 10 टोटल 5 एलिमेंट्स है, लेकिन 2 और 4 जो है वो ए में भी दिख रहे हैं, उनको निकाल देना है। जो बच गया बी में वही लिखा जाएगा। डिफरेंस इसी को बोलते हैं। बच गया 6 8 10। समझ में आ गई बात? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ करके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे अगर ए डैश की बात करें, ऑल रियल नंबर माइनस ए हो जाएगा। ऑल रियल नंबर माइनस ए हो जाएगा। जैसे ए में 1 2 3 4 5 है तो उसको निकाल दो, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। अगर रियल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो, अगर रियल, इसको यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू आर लिख दो। अगर रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है तब फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बाद आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस तो हमें पता है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं ए और ट्रायंगल बी।
इसका मतलब होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। जैसे कि यहाँ आया था A माइनस बी क्या था, 135 यूनियन 6 8 10। इसको लिखेंगे तो 1 3 5 6 8 10। कुछ नोटिस कर रहे हो कि कौन सा एलिमेंट गायब हुआ है? यूनियन में से ये 2 और 4 निकाल दो तो 1 3 5 6 8 10 वही है। एक तरीके से एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे तो ए यूनियन बी में से माइनस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद बच्चे हमें वेन डायग्राम पढ़ना है। बाकी तो सेट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे, इतना मुश्किल देते भी नहीं है ना, इजी सा देते हैं क्योंकि आप 11th-12th में पढ़ के आए हो। कोई अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको वेन डायग्राम से प्रूफ करना है, क्योंकि लॉजिकली पढ़ोगे तो लॉजिकली सेट थ्योरी एक पेपर ही हो जाता है मैथ्स ऑनर्स में, जो कि एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उतना आपको डिटेल में सेट थ्योरी को नहीं करना, बस आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं प्रूफ। तो पहले वेन डायग्राम का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। पहला, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा? देखो वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। उसमें ये ए हो गया सपोज करो, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है इधर ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो 3-3 सेट का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो 3 का समझ लेगा वो 2 का भी समझ ही लेगा। ए बी सी जो तीनों में कॉमन हो, तीनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला पार्ट है। यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे आपको ध्यान से पढ़ना है, भले ही सेट थ्योरी आपका एमएमई में अभी ना यूज हो, ना ही एमएमई 1 में, ना ही एमएमई 2 में, ना ही एमएमई 3 में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं वेन डायग्राम आपको अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर 2 होगा प्रोबेबिलिटी, उसमें एक सेक्शन 2.3 पूरा सेट थ्योरी पे ही है। थर्ड, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। रेक्टेंगल में आप दिखलाओगे पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया ए बी एंड दिस इज सी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब है ए में कोई भी एलिमेंट ना बी का होगा ना सी का होगा, ना बी का होगा ना सी का होगा, वो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। फिर ये वाला जो एलिमेंट है ये हो जाएगा खाली बी का, जिसमें ना ए है ना सी है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, नथिंग इज कॉमन विथ एनी अदर सेट। वो पूरा यही वाला रीजन है जो येलो में आपको दिख रहा है। तो कभी कभी हम सिमेट्रिक को ओनली ए यूनियन ओनली बी यूनियन ओनली सी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ओनली ए, दिस इज कॉल्ड ओनली बी, दिस इज कॉल्ड ओनली सी। फोर्थ, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब फोर्थ में है ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए बी एंड सी, ए बी सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन तो ये होता ना यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट।
समझ में आई बात? यानी अब हम येलो वाले को हटा देते हैं। ये हो गया। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी, ए बी सी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन इज दिस पार्ट। अभी ब्लू से करते हैं। इंटरसेक्शन इज दिस पार्ट। इसको छोड़ करके बच्चे, तो छोड़ करके मतलब बाहर बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्लू वाले को अगर हटा दें, ये बच गया हमारा क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ऐसे ही वेन डायग्राम जो होंगे उनके मतलब एल एच एस इज इक्वल टू समथिंग आर एच एस रूल होगा, वो आपको प्रूव करना होगा। एल एच एस का स्टेप बाय स्टेप एक वेन डायग्राम बना करके लाओगे, आर एच एस का स्टेप बाय स्टेप एक वेन डायग्राम बना करके लाओगे, दोनों का शेडिंग दिखा दोगे कि दोनों का सेम टू सेम रिजल्ट आया है, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, क्योंकि अगर लॉजिकली आप प्रूव करने चले, उतना लॉजिकली आपने सीखा नहीं है, ना 11th में ना 12th में। उसके लिए एक अलग से पेपर ही सेट थ्योरी का पढ़ाया जाता है, उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना। ये हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन ओवर सेट्स और वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में और भी हो सकते हैं, जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। स्टैट्स का जब चैप्टर 2 करेंगे सब कुछ सारे वेन डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा हुआ है पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट? मान लो ए में अगर मैंने दे दिया 1 2 3, बी में दे दिया 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ए क्रॉस बी लिखते हैं। इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्योंकि दो ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 3 सेट का भी ले सकते हैं, अभी 2 ही सेट का ले रहे हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। यानी पहला एलिमेंट ए का होगा, ये बात तय है। तो पहला 1 आएगा, फिर 5। ध्यान से सुनो, 1 को सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, इस तरीके से कर रहे हैं। 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ, देन 2 को 6 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ। ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहोगे तो एक ए का सेट का डायग्राम बनेगा, एक बी का बनेगा। A is having 1 2 3, this is having 5 and 6। 1 5 के साथ भी है, 1 6 के साथ भी है। ध्यान से देखना, 2 5 के साथ भी है, 2 6 के साथ भी है, 3 5 के साथ भी है और 3 6 के साथ भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ईच एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट सेट इज एसोसिएटेड विथ ईच एलिमेंट ऑफ द राइट सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में विदाउट एनी रूल, कोई रूल फॉलो नहीं करता, ना ही कोई ऑर्डर, ना ही कोई रिलेशन को फॉलो करता है। ये सीधा बस हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है? एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन रिलेशन जो है वो कोई ना कोई रूल को फॉलो कर रहा होगा। रिलेशन कैसा हो सकता है? तो अ सबसेट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही छोटा सेट होगा। अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडर सर्टेन रूल्स। जैसे रिलेशन का अगर रूल है x y
सच दैट x इज इक्वल टू वाई। यहाँ तो x और y इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए इस रिलेशन का सेट हो जाएगा फाई। कोई आया ही नहीं एलिमेंट। लेकिन मान लो अगर 1 इधर भी 1 होता, सपोज करो 1 2 3, तब तो एक आ जाता ना, क्या आ जाता, 1 1 आ जाता। समझ में आ रही है बात? तब यहाँ पर R1 रिलेशन है, R1 में क्या आ जाता, 1 आ जाता, 1 1, क्योंकि दोनों सेम सेम है। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा है जिसमें 2 ऐड करेंगे तो y आ जाएगा, मतलब y इज 2 मोर देन x। तो 2 से 2 बड़ा लेते तो 4 होता, 1 से 2 बड़ा लेते, हाँ तो 3,5 आएगा। तो R2 में आएगा 3 एंड 5, जो कि इस रिलेशन को, इस रूल को फॉलो करता है कि 5 जो है वो 3 से 2 बड़ा है, 2 मोर देन है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब रिलेशन पे भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है मैथ्स ऑनर्स में, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, किसी को याद है? नहीं याद है? रिफ्लेक्ट, ट्रांजिटिव, और फिर लास्ट में होता है इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड फोर्थ वन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तो कुछ नहीं है, जो तीनों को फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। इफ ऑल थ्री होल्ड्स then the relation is equivalence, then the relation is equivalence। और आपने 11th-12th में इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ा होगा, लेकिन घबराओ नहीं है, एमएमई में कोई इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ना है। अब सुनो जरा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? आप अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हो ना, तो आप अपने आप को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? इफ यू आर अल्फा, तो अल्फा ही आपको दिखेगा मिरर के अंदर भी, अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा। ठीक है, तो लाइक मेरा अगर खुशबू है तो खुशबू इज रिलेटेड टू खुशबू, मेरा अगर नेम है तो वही चीज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में हो गया कि इफ ए रिलेटेड टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन आर रियल नंबर को नहीं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जैसे मैथमेटिक्स में एक एग्जांपल है, इज पैरेलल टू, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज सिमिलर टू, तो हर ट्रायंगल जो होता है वो खुद के क्या होता है, सिमिलर होता है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब आप समझ गए होंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ऐसा अगर कोई रिलेशन आता है जिसमें हर नंबर खुद के साथ रिलेटेड होगा, तो दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब क्या है बच्चे? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन उल्टा कर दो, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तब ये सिमेट्रिक होगा, तब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जाम्पल, इज ग्रेटर देन, क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि अगर ए बड़ा है बी से, इसका मतलब है ए बी अगर बिलोंग कर गया रिलेशन से, तो उल्टा जब करेंगे तो बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, सो बी ए विल नॉट बिलोंग टू आर। तो अब आप समझ गए हो कि जो भी ऑर्डरिंग होता है, लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब सिमेट्रिक नहीं होते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए का जैसा बी के साथ वैसा ही बी का ए के साथ। आईएएस में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या कहीं भी लॉजिकली कोई पूछ देगा, जरूरी नहीं कि यूपीएससी में ही पूछा जाए। इस ब्रदर ऑफ, मुझे बताओ इस ब्रदर ऑफ क्या सिमेट्रिक है? क्यों?
हाँ जी, ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये ब्रदर है और ये सिस्टर है। तो उल्टा करेंगे तो बी और ए डज नॉट बिलोंग टू आर, कि ए सिस्टर है ब्रदर नहीं है। तो ये सब कुछ लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आंसर अपने आप मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है बच्चे, कि ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग करे, बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करे, देन डायरेक्टली जंप कर जाओ, ए सी में भी रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ देखो, अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसे स्मॉलर देन ले रहे हैं। बी अगर सी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि बी भी सी से छोटा है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए सी से छोटा हो गया, विच इम्प्लाइज कि ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, हेंस इज स्मॉलर देन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। भले ही वो सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे इज स्मॉलर देन होता, यस ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर जाए और बी कॉमा सी आर से बिलोंग ना करे तब भी ट्रांजिटिव नहीं। नहीं नहीं, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करे और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करे, और साथ ही साथ ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करे, तीनों को आर से बिलोंग करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के हम बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अगर बी कॉमा सी नहीं है लेकिन ए कॉमा सी मिल गया, यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ दो एलिमेंट है तब की बात कर रहे हो? ठीक है, तो वो तब की बात कर रहे हैं जब सिर्फ दो एलिमेंट हैं, तो ए कॉमा बी मिल गया, सी कुछ है ही नहीं, तो हम चेक क्या करेंगे? अगर सी, तो उसमें ये मान लिया जाता है कि अगर सी होता तो ट्रांजिटिव होने के चांसेस थे, तो इसलिए उसको ट्रांजिटिव लेट कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तीन होंगे ही होंगे ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज में, तभी हम लोग करते हैं। मैथमेटिक्स में ये बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। इवन एमएमई में फर्स्ट चैप्टर में मैंने जो आपको पढ़ाया था, आपको याद है? ये पढ़ाया था, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम आ गया था, और जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम आ गया था। तो फिर हमने जब लिख दिया था कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्रांजिटिव ही तो थी, ट्रांजिटिव रिलेशन ही तो था ये। तो देखो, हो सकता है कि रिलेशन से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत जगह इन सभी रिलेशंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही था इतना रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने हैं मुझे, बस आइडिया दे दिया गया, और इसका यूज़ होता रहता है कहीं ना कहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ए एम जी एम एच एम में यूज़ हो रहा है। आगे हम ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर कोई रिलेशन यूज़ कर रहे होंगे तो उस रिलेशन का नाम वहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ज़्यादातर ट्रांसिटिव ही यूज़ करते हैं हम लोग प्रूव करने में या शो करने में, सिमेट्रिक बहुत कम यूज़ होता है, और रिफ्लेक्सिव भी बहुत कम यूज़ होता है। तो यही इतना था बच्चे आपका चैप्टर 1 में, जो कि टॉपिक रह गया था, जो कि कंक्लूड करना था। चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट हो गया है, उसके बाद से आपको मिलेंगे असाइनमेंट और पीपी। असाइनमेंट और पीपी भी आपको देखना है। तो चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 1 हो गया। अब मैथमेटिक्स में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो 2 और 1 को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।